हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टी.एच. ग्रीन के राज्य संबंधी विचार, यानी ग्रीन ने राज्य संबंधी कौन से अपने विचार को व्यक्त किया है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम ग्रीन के राज्य की प्रकृति संबंधी विचार। राज्य की प्रकृति कैसी है। ग्रीन के राज्य की प्रकृति संबंधी विचार। ग्रीन के अनुसार राज्य कृत्रिम समुदाय नहीं है। क्या है, क्या बोल रहे हैं? राज्य कृत्रिम समुदाय नहीं है। राज्य का जन्म तो मनुष्य के मस्तिष्क से हुआ है। कहाँ से हुआ है राज्य का जन्म? मनुष्य के मस्तिष्क से। यानी आगे हम पढ़ेंगे कि राज्य का जो जन्म है वो व्यक्ति के या समाज के इच्छा से हुआ है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोल रहे हैं, राज्य का जन्म मनुष्य के मस्तिष्क से हुआ है। ग्रीन की इस धारणा को बारकर ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है। देखो, ग्रीन जो कह रहे हैं उसको बारकर अपने शब्दों में बता रहे हैं। बारकर के अनुसार मानव चेतना उसे स्वतंत्र होने को प्रेरित करती है। मानव चेतना उसे स्वतंत्र होने को प्रेरित करती है। स्वतंत्रता के लिए साथ साथ आप भी लिख लें। क्या है, आप साथ साथ लिखेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और याद भी हो जाता है। लिखा हुआ चीज़ बहुत जल्दी याद होता है। स्वतंत्रता के लिए कुछ अधिकारों का होना आवश्यक है। कुछ अधिकारों का होना आवश्यक है। और अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य की आवश्यकता है। और अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य की आवश्यकता है। तो ऐसे स्पष्ट होता है कि राज्य का निर्माण मानव चेतना की नैतिक आवश्यकता को व्यक्त करता है। मानव बुद्धि चेतना युक्त होती है। चेतना अपना विकास चाहती है। ठीक है, क्या चाहती है? चेतना अपना विकास चाहती है। विकास के लिए सुविधाओं की आवश्यकता होती है। सुविधाओं के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। अधिकारों के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति राज्य के अंतर्गत ही अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं? व्यक्ति राज्य के अंदर ही अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अब आगे है दूसरा,
राज्य का निर्माण। राज्य का निर्माण। रूसो की तरह ग्रीन ने भी व्यक्तियों की दो इच्छाओं को स्वीकार किया है, सदिच्छा और स्वार्थपूर्ण इच्छा। क्या क्या है? सदिच्छा और स्वार्थपूर्ण इच्छा। व्यक्ति की सद इच्छा उसकी नैतिक इच्छा है। व्यक्ति की सद इच्छा उसकी नैतिक इच्छा है और सब व्यक्तियों की इसी इच्छा से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। इसी से क्या होता है? सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। यह सामान्य इच्छा समाज के सामान्य हितों में वृद्धि करती है। इन्हीं हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर्वोच्च शक्ति संपन्न राज्य का निर्माण होता है। संक्षेप में कहें तो राज्य सामान्य इच्छा का मूर्त रूप है। क्या है? राज्य सामान्य इच्छा का मूर्त रूप है। ठीक है। अब यह तो रहा राज्य का निर्माण। अब इसी में हम पढ़ेंगे राज्य का आधार इच्छा है, पार्श्विक शक्ति नहीं या शक्ति नहीं। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा सामान्य इच्छा, या राज्य का जो निर्माण होता है सामान्य इच्छा से हुआ है, उसी को हम आगे पढ़ेंगे। राज्य का आधार इच्छा है। क्या है? राज्य का आधार इच्छा है। आप भी बोल बोल के पढ़िए, इससे क्या होता है, चीज़ें जल्दी रिवाइज होती हैं, जल्दी याद होती है। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। पूरा आंसर इसी पॉइंट के आधार पर है। क्या है? राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। आप अगर इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे तो फिर आप आंसर को आसानी से लिख सकते हैं। ग्रीन के अनुसार राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं है। क्या नहीं है? बल नहीं है, बल्कि सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा से तात्पर्य ऐसी सामूहिक इच्छा से है जो पूरे समाज के सामान्य हित और लोक कल्याण को ध्यान में रखती है। किस चीज़ को ध्यान में रखती है? सामान्य हित, सामान्य हित को ध्यान में रखे और लोक कल्याण, लोगों के कल्याण को ध्यान में रखती है। यह किसी व्यक्ति, वर्ग या शासन की निजी इच्छा नहीं होती, बल्कि समाज के सभी लोगों की नैतिक और विवेकपूर्ण इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। जब नागरिक अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के लिए सोचते हैं, तब सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। इसी सामान्य इच्छा के आधार पर राज्य की स्थापना होती है और उसकी वैधता बनी रहती है। ग्रीन के अनुसार यदि राज्य सामान्य इच्छा के अनुरूप कार्य करता है तो नागरिक स्वेच्छा से कानूनों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? नागरिक
स्वेच्छा से कानूनों का पालन करते हैं। इसीलिए कानूनों का पालन केवल दंड के भय से नहीं बल्कि इस विश्वास से किया जाता है कि वे समाज के हित में हैं। चलो अब आगे है सविनय अवज्ञा का अधिकार, यानी किसी भी राज्य के आज्ञा का वो नहीं माने तो ऐसा कैसे हो सकता है। सविनय अवज्ञा का अधिकार ग्रीन हीगल की इस धारणा को स्वीकार नहीं करते कि लोगों का भला इसमें है कि वे आँखों को बंद करके राज्य की आज्ञा का पालन करते रहे। ग्रीन राज्य को आदर्श संस्था तो मानते हैं परंतु वह राज्य को साध्य स्वीकार नहीं करते। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का अधिकतम कल्याण साधन करना है। राज्य का उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण, व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण। और जब राज्य अपने इस उद्देश्य में विफल हो जाता है, यानी जब राज्य समाज का कल्याण करने में विफल हो जाता है, तब ग्रीन के अनुसार क्या है? ग्रीन के अनुसार व्यक्ति राज्य की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। फिर से बोले, क्या है? व्यक्ति राज्य की आज्ञा का क्या कर सकता है? उल्लंघन कर सकता है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ सावधानियां भी देखते हैं। किसकी सावधानियां? सविनय अवज्ञा का अधिकार की सावधानियां। राज्य का विरोध करेंगे तो कुछ सावधानियां भी आपको देखना पड़ेगा। तो राज्य के विरोध के संबंध में सावधानियां। राज्य का विरोध संबंधी सावधानियां। ग्रीन का यह कहना है कि नागरिक को अधिकार का प्रयोग कैसे करना चाहिए? बहुत सावधानी से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? बहुत सावधानी से करना चाहिए। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि सफल विरोध द्वारा एक निश्चित सार्वजनिक हित की प्राप्ति संभव है। उसे यह भी विश्वास होना चाहिए कि समाज के एक बड़े भाग, यानी समाज के बहुत बड़े भाग का भी ऐसा ही विचार है। ठीक है, तभी हम विरोध कर सकते हैं। अब आगे है ग्रीन के राज्य के कार्यों का सिद्धांत। ग्रीन के
ग्रीन का राज्य के कार्यों का सिद्धांत ग्रीन के अनुसार क्या क्या कार्य करने चाहिए राज्य को? तो उसमें है सबसे पहले राज्य का नैतिक कार्य। राज्य का नैतिक कार्य। इसमें है राज्य का कार्य है कि व्यक्ति के सज्जीवन व्यतीत करने के मार्ग में जो बाधाएं आए व्यक्ति के सज्जीवन व्यतीत करने के मार्ग में जो बाधाएं आए उन्हें दूर करें और ऐसी परिस्थितियां पैदा करें जिनमें नैतिकता का विकास हो। क्या हो? नैतिकता का विकास हो। अब आगे है राज्य के कार्य नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों। क्या है? राज्य के कार्य उसमें क्या है? नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों होने चाहिए। नकारात्मक यानी निषेधात्मक भी होता है। ठीक है। राज्य को सकारात्मक व नकारात्मक दोनों कार्य करने चाहिए। सकारात्मक कार्यों से तात्पर्य उनसे है जिनके द्वारा व्यक्ति को नैतिक बनाया जा सके। क्या किया जा सके? नैतिक बनाया जा सके। और सकारात्मक कार्य से क्या है? नकारात्मक कार्य से क्या है? या निषेधात्मक कार्य से मतलब जैसे मद्यपान व्यक्ति अपने इच्छा से करता है, लेकिन मद्यपान व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधक है, तो वह यहाँ पे उसके इच्छा के विरुद्ध राज्य अपने बात को मनवा सकता है कि व्यक्ति मद्यपान ना करे। दूसरी है अशिक्षा। व्यक्ति को शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये तो हुए नकारात्मक एवं सकारात्मक कार्य। आगे है राज्य के कार्यों की अन्य सूची। राज्य के कार्यों की कुछ और सूची देख लेते हैं, जिसमें है युद्ध का विरोध। युद्ध का विरोध। राज्य को युद्ध का विरोध करके व्यक्ति के जीवन के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए। संपत्ति संबंधी कार्य।
संपत्ति संबंधी कार्य। ग्रीन व्यक्ति को उसकी संपत्ति का उपभोग करने की आज्ञा देता है। दरिद्रता के निवारण के लिए वह भूमि प्रथा पर राज्य के नियंत्रण के पक्ष में है। ग्रीन ने व्यक्तिगत संपत्ति के लाभ भी बताए हैं और उसका औचित्य सिद्ध किया है। इसी में हम शिक्षा की वृद्धि और मद्य निषेध को भी ऐड कर सकते हैं। पहले जो हमने पढ़ा था वह सकारात्मक और नकारात्मक था पॉइंट। अभी हम राज्य के कार्यों की सूची में भी इसको लिख सकते हैं। शिक्षा की वृद्धि, ग्रीन के अनुसार शिक्षा की वृद्धि करके राज्य को शिक्षालय खोलने चाहिए। एक बार फिर से सुने। ग्रीन के अनुसार शिक्षा की वृद्धि करने के लिए राज्य को शिक्षालय खोलने चाहिए। ऐसा होने पर लोग अपने अधिकारों का उपभोग कर सकेंगे। आगे है मद्य निषेध। मद्य निषेध में है, राज्य का यह कर्तव्य है कि मदिरालयों को बंद करे। क्या है? मदिरालयों को बंद करे। ग्रीन मद्य निषेध का इतना समर्थक था कि उसने अपनी ओर से सन 1875 में कॉफ़ी हाउस खोला। 1875 में कॉफ़ी हाउस खोला। देखो कितना मद्य निषेध के विरुद्ध थे ग्रीन, जिसमें वह लोगों को इसलिए मुफ्त में कॉफ़ी पिलाता था कि वे शराब ना पिए। तो ये तो हो गए राज्य के कुछ और कार्य। अब हम विशेषताएं देखते हैं। ठीक है। विशेषताएं। टी.एच. ग्रीन के राज्य संबंधी विचारों की विशेषताएं में हम देखेंगे। पहला है, राज्य को नैतिक संस्था माना। राज्य को कैसा माना है? नैतिक संस्था माना है। सामान्य कल्याण को सर्वोच्च महत्व दिया। सामान्य कल्याण को सर्वोच्च महत्व दिया। व्यक्ति और राज्य के बीच समन्वय स्थापित किया। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा प्रस्तुत की। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा
प्रस्तुत की। राज्य के सीमित लेकिन आवश्यक हस्तक्षेप का समर्थन किया। क्या किया? सीमित, राज्य के सीमित लेकिन आवश्यक हस्तक्षेप का समर्थन किया। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत बनाया। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय को राज्य की जिम्मेदारी माना। ठीक है, ये तो हो गई विशेषताएं। अब देखते हैं हम निष्कर्ष। चार 5 लाइन का निष्कर्ष लिख लेंगे। टी.एच. ग्रीन ने राज्य को केवल शासन वाली संस्था न मानकर विकास का साधन माना है। क्या माना है? विकास का साधन माना। विकास का साधन माना। एक बार और पढ़ देती हूँ। टी.एच. ग्रीन ने राज्य को केवल शासन करने वाली संस्था न मानकर विकास का साधन माना है। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है? नागरिकों के नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास के अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराना है। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य नागरिकों के नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास के अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकार, कर्तव्य, सकारात्मक स्वतंत्रता और सामान्य कल्याण के सिद्धांतों को जोड़कर आधुनिक राजनीतिक दर्शन को नई दिशा दी। आज के कल्याणकारी राज्यों की नीतियों में ग्रीन के विचार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए टी.एच. ग्रीन को आधुनिक उदारवाद और कल्याणकारी राज्य का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक उदारवाद और कल्याणकारी
राज्य का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। तो ऐसे आप 5-6 लाइन निष्कर्ष लिख लेंगे। तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड थैंक यू।